यूपी बोर्ड फिजिक्स 12th क्लास अनसॉल्व्ड की 2023 की सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में ये छठवां सेट है। सेट का नाम है 346 VX। इस सेट के पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला का दिया गया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः B बराबर 100 साइन 100t वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन 100t प्लस में π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्ययित शक्ति है। शक्ति पूछी गई है। सबसे पहले ये देख लेते हैं हमको दिया क्या गया है। एक विभवांतर की हमको समीकरण दी गई है और एक धारा की समीकरण दी गई है। तो विभवांतर की समीकरण जो होती है B बराबर B0 साइन ओमेगा टी होती है, ये लिख लेंगे, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। इससे दोनों की तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा π/3, I0 बराबर आ जाएगा 100। देखिए I बराबर I बराबर 100, यानी 100 किसका मान है? I0 का। तो I0 बराबर 100 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर इसलिए क्योंकि हमको दे रखा है मिली एम्पियर जाकर, ठीक है। B बराबर B0, यानी ये B0 या फिर B0 का मान है। तो V0 कितना है? 100 वोल्ट जाकर। इसको वोल्ट में रहने दिए, इसको बदल दिए हम एम्पियर में जाकर। अब आते हैं व्ययित शक्ति P बार बराबर होता है IRMS VRMS इंटू में cos फाई होता है। अब देखते हैं, अब देखेंगे कि जो IRMS बराबर होता है वो होता है I0 पान में √2। इसी प्रकार VRMS बराबर में होता है V0 पान में √2। ये कर इसलिए दिए रहे हैं कि क्वेश्चन में हमको I0 B0 के मान दिए हैं, जबकि फार्मूला में हमको IRMS और BRMS प्रयोग करना है। तो IRMS BRMS का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर लगा देंगे। IRMS की जगह पर I0 पान में √2, VRS की जगह पर V0 पान में √2। cos फाई हो जाएगा। फाई का मान कितना है? π/3 रखती है, ठीक। √2 की मल्टीप्लाई होगी तो केवल 2 रह जाएगा। I0 B0 गुणा में हो गया है 1/2 हो गया है। 1/2 हो जाएगा। मान सभी का रख देंगे। मान सबका रखने के बाद हल कर लेंगे तो आ जाएगा 2.5 वाट। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक युग्म है। समन्यूट्रॉनिक का मतलब है जहां न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। समन्यूट्रॉनिक का मतलब है न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाकर। तो देखते हैं, A होता है द्रव्यमान संख्या, बराबर में होता है n प्लस में p जाकर। तो A द्रव्यमान संख्या है, n न्यूट्रॉन्स हैं, p हैं प्रोटॉन्स की संख्या जाकर। तो n बराबर हो जाएगा A माइनस का p जाकर। A माइनस का p जाकर, p को इधर ले आए जाकर। फिर ध्यान से सुने, A को A ही रहने दीजिए माइनस। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही होता है परमाणु क्रमांक होता है। तो P की जगह पर हम Z भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक माइनस कर दें, Z क्या है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक बराबर किसके होता है? प्रोटॉनों की संख्या के। अगर हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दें तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी जाकर। देखते हैं, अब ये द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु क्रमांक। तो 14 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 बचेगा। ऐसे यहाँ पर ये द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु क्रमांक, तो 16 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब देखते हैं, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, यानी यही दोनों क्या हैं? समन्यूट्रॉनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पहले के गा पर। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में
चुंबकीय क्षेत्र का आयाम देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से, यानी ये हमको V0 या V0 दिया गया है। आयाम को किससे लिखेंगे? V0 चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को, विद्युत क्षेत्र के आयाम को E0 से लिखते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया गया है, इसलिए V0 का वैल्यू दिया गया है। तो V0 कितना दिया है? 3 × 10⁻10 टेस्ला। यदि तरंग की आवृत्ति यानी न्यू दी है, न्यू कितना है? 10⁻12 हर्ट्ज, 10⁻12 हर्ट्ज दी गई है। तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है? E0 क्वेश्चन मार्क है या फिर E0 क्वेश्चन मार्क है, ये हमको ज्ञात करना है। सूत्र याद रखें, EVC या फिर इस तरह से याद रख लें, E = BC जाकर। अब आयाम दिए गए हैं तो यहाँ भी नॉट लगा दिया, यानी 0 लगा दिया, यहाँ भी 0 लगा दिया। प्रकाश की चाल पर कोई फर्क पड़ता नहीं, उतनी ही रहती, तो इसको एडजेटिव छोड़ दिया जाकर। तो E0 बराबर हो जाएगा V0 × में C जाकर। V0 का मान लगा दिए, C का मान लगा दिए, गुणा भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁻2 वोल्ट प्रति मीटर। E0 का मान के मात्रक क्या होता है? E का वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का। यही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कितना है? B है। मान लेते हैं पहले धारा I है, तो उस समय अपवाह या फिर अनुगमन वेग जो है कितना है? VD = B मान लिए हैं। यदि उसी धातु की दुगनी त्रिज्या, अच्छा पहले एक चीज, पहले त्रिज्या कितनी है? R1 = R मान लिए हैं। अब कह रहा है दुगनी त्रिज्या, यानी R2 बराबर कितना हो जाएगा? 2R के तार में धारा 2I। अब धारा का मान कितना हो गया? 2I। तो मान लिए हैं दूसरी बार में धारा I' का मान किसके बराबर है? 2I के जाकर है। तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्ञात कीजिए, यानी VD' ज्ञात करना। फिर ध्यान से सुने, फर्स्ट कंडीशन में धारा I दे रखी है, त्रिज्या R दे रखी है, अनुगमन वेग V दे रखा है जाकर। सेकंड कंडीशन में हमको दिया है 2R, यानी त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है, 2I धारा दुगनी कर दी जाती है, तो अनुगमन वेग यानी VD' का मान पूछा गया है। VD बराबर हो जाएगा I/NEA। VD = I/NEA। तो I ऐसा ही रहेगा, N ऐसा का ऐसा ही रहेगा, E भी ऐसा ही रहेगा। A जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। अब गोलीय चालक होता है, भाई तार कैसा होगा? गोलीय होगा जाकर, या फिर बेलनाकार होगा जाके। और क्षेत्रफल आता है पृष्ठों का, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का पृष्ठ क्या होगा? πRL। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह साइडों से हो रहा होगा, तो साइड में है गोलीय पृष्ठ, तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πR² जाकर। भाई वृत्ताकार होगा, देखें ये तार होगा बेलनाकार, लेकिन ये वाला क्षेत्रफल हमको आवश्यक है, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो वही यहाँ पर एक ही जगह पे लिख दी है πR² जाकर। ठीक, अब ये पहले के लिए लिख ली हैं। यहाँ VD' बराबर हो जाएगा 2I, नीचे हो जाएगी NE⁻, और R की जगह क्या त्रिज्या हो गई थी? 2R हो गई थी दूसरी स्थिति में। तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R² हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 जाके हो जाएगा जाकर। ठीक, और I की जगह 2I रख दिए हैं, BD की जगह BD' रख दी हैं, यहाँ पर BD की जगह B रख दिए हैं। समीकरण 1 और 2 से भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे तो B/BD' बराबर में ये सब कैंसिल हो जाएगा, 2/1 बचेगा जाके। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो VD' बराबर आ जाएगा B/2 जाकर। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीन प्रिज्मों का अपवर्तक कोण, देखिए अपवर्तक कोण हो या प्रिज्म कोण हो एक ही बात होती है। तो तीन प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री दिया गया है, यानी प्रिज्म कोण कितना दिया है?
15 डिग्री। और प्रिज्म कोण को लिखते किससे हैं? ए से लिखते हैं। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण या फिर ए, ये दे रखा है 15 डिग्री, परंतु इसके अपवर्तनांक क्रमशः, अपवर्तनांक दे रखे हैं, एन का मान दे रखा है। n1 कितना? 1.6, n2 1.5, n3 1.4 हैं। यदि इनके विचलन कोण क्रोनिकल डेल्टा 1, क्रोनिकल डेल्टा 2 व क्रोनिकल डेल्टा 3 प्राप्त हों, तब हमको क्या करना है? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में रिलेशन निकालना है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा न होगा। जाके इसी तरह के हमको ऑप्शन दे रखे हैं, जाकर ये हमको करना है यहाँ पर जाकर। ठीक है, अब देखते हैं पतले प्रिज्म के लिए जो सूत्र होता है, एक ही सूत्र है पतले प्रिज्म के लिए। सूत्र होता है डेल्टा बराबर, क्रोनिकल डेल्टा बराबर n-1 इंटू में a, जाकर क्रोनिकल डेल्टा बराबर n-1 इंटू a, यानी विचलन कोण का सूत्र यही है। विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं, बराबर में n-1 इंटू में a मान रखते हैं सबके। पहली स्थिति में n का मान 1.6, a 15 रख दिए, गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 9 डिग्री। दूसरी स्थिति में n है 1.5 और a कितना है? 15 है, गुणा करेंगे 7.5 डिग्री। तीसरे केस में 1.4 माइनस 1 गुणा में 15 हो जाएगा, तो 0.4 गुणा 15 यहाँ हो जाएगा 6 डिग्री जाकर। ठीक, अब देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा मान किसका है? डेल्टा 1 का, उससे छोटा डेल्टा 2 का, उससे कम डेल्टा 3 का जाके, यानी रिलेशन क्या रहेगा? डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 3 जाकर। ठीक, यानी डेल्टा 1 का मान ग्रेटर होगा किससे? डेल्टा 2 से। ऐसे डेल्टा 2 का मान ग्रेटर होगा डेल्टा 3 से जाकर। ठीक, मान लगाते चले जाए, यही आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले का 4 क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस है, यानी यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 के सिलेबस में ये क्वेश्चन को हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट खंड वा के क्वेश्चन नंबर 2 का पर पहुंचते हैं। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक व अविनेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः m1 व m2 हैं, तब सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का हमको सूत्र लिखना। फिर ध्यान से सुने। पहले नंबर दिया है अविदृश्यक, अविदृश्यक दिया गया है, ठीक, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस दिया गया है। दूसरे नंबर दिया गया है नेत्रिका, यानी आई लेंस दिया गया है। अब इनके आवर्धन दिए गए हैं, m1 और m2 हैं। ठीक, आवर्धन को लिखते हैं हम m से, और ऑब्जेक्टिव लेंस है, अविदृश्यक लेंस है, इसलिए लिख लेते हैं mo, तो हो जाएगा m1 जाकर। ठीक, नेत्रिका लेंस के आवर्धन को लिखते हैं me, तो me का मान कितना दे रखा है? m2 दे रखा है। और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो m बराबर होता है mo गुणा में me, mo गुणा में me। mo का मान 1 m1 दे रखा है, me का मान m2 दे रखा है, तो m बराबर आ जाएगा m1 इंटू में m2, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 के खा पर संट से क्या अभिप्राय है? देखिए ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पकड़ते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान कैसे रखते हैं। सा से संट होता है, सा से समांतर क्रम होता है, सा से संट होता है और सा से समांतर क्रम होता है। देखते हैं, जब किसी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को जोड़ा जाता है, यानी कोई भी कुंडली हो उसके साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दें, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? उस तार को क्या कहते हैं? संट तार कहते हैं, संट कहते हैं। फिर ध्यान से रखें, सा से संट होता है, सा से समांतर होता है, यानी संट को कैसे जोड़ना है? समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध रहना चाहिए कम जाकर, तो वही तार कहलाएगा संट तार कहलाएगा। ठीक, दिया गया है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम ज्ञात कीजिए, यानी किरचॉफ का कौन सा नियम बताना है? पहला नियम बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए भी।
किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब होता है दिशा के साथ योग करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर या संधि पर आने वाली धाराओं का योग उससे दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये भी सही है जाकर, ठीक। तो समेशन आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए जाके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए भी है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। फिर ध्यान सुन लें, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। देखते हैं परिभाषा आती कहाँ से है। एल आई बराबर होता है एन फाई जाकर, ठीक। तो यहाँ से एल का मान निकाले तो एल बराबर आ जाएगा एन फाई अपान में आई जाकर, अपान में आई। अब आई बराबर 1 कर दीजिए, आई बराबर में 1, तो एल बराबर हो जाएगा एन फाई, और एन फाई होता है ये फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है। एन फाई क्या होती है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है। फिर देखो देखिए ध्यान से, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं, ये फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा या फिर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 डा दिया गया है। स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण बी चाल से गति करता है, कण की संगत डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र बताना है। यानी हमको डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का ऐसा सूत्र बताना है जिसमें एम भी आए और बी भी आए। तो लैम्डा बराबर होता है एच अपान पी, और पी बराबर होता है एम इंटू में वी, ठीक। तो आ जाएगा लैम्डा बराबर एच अपान में एम बी। अगर संवेग के रूप में पूछेगा तो ये वाला सही है, और द्रव्यमान और चाल के रूप में पूछेगा तो ये वाला लिखना है। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा या फिर अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखी जाती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है। किस स्थिति में लिखना है, अक्षीय रेखा या फिर अक्षीय स्थिति में लिखना है। तो B बराबर होता है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपान में r स्क्वायर। मात्र क्या होता है, बोल्ट होता है। खंड शा पर आते हैं। खंड शा के क्वेश्चन नंबर 3 का को देखते हैं। दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो क्या दिया गया, क्षेत्रफल, यानी ए का मान दिया गया है। तो यहाँ ए लिख ली है 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। बाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्या मान दिया गया, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान दे रखा है। तो बी बराबर हो जाएगा 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया। यहां देख लेते हैं, बी का मान हम नोट कर लिए हैं जाकर। बी का मान नोट कर लें। आगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, अब कुंडली में फेरों की संख्या को लिखते हैं कैपिटल एन से, तो कैपिटल एन बराबर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। इसमें 0.2 एम्पियर की धारा, अब 0.2 एम्पियर क्या है, आई का मान दे रखा है, तो आई बराबर 0.2 एम्पियर नोट कर लिए हैं। तब ज्ञात कीजिए
तब ज्ञात कीजिए। नंबर 1, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, यानी m का मान निकालना है। दूसरा, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है, यानी टाउ। देखिए नंबर 1 तो m निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा क्या, अधिकतम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ, और अधिकतम है तो टाउ max, ये निकालना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर हो जाएगा NIA। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर हो जाएगा NIA। N क्या है, फेरों की संख्या है, तो यहाँ 100 लिख लिए। I विद्युत धारा है, 0.2 है, 0.2 लिख लिए। A क्षेत्रफल है, तो 5 × 10⁻⁴ था, 5 × 10⁻⁴ हो गया। ठीक, हल कर लेंगे तो आ जाएगा 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर जाकर। पूछा गया था। और अधिकतम बल आघूर्ण यानी हमसे पूछा गया था टाउ max जाकर। अब देखिए टाउ बराबर होता है mb साइन थीटा जाकर। ठीक, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मान होगा, तब साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1। जब साइन थीटा का अधिकतम मान लेंगे तो टाउ का भी फिर मान अधिकतम हो जाएगा। तो जब साइन थीटा बराबर 1 लेंगे तो टाउ बराबर क्या लेंगे, टाउ max, और यहाँ इसका मान 1 बचेगा कितना, m × b जाकर। तो यही यहाँ सूत्र लगाए हैं, टाउ max बराबर m × b। m का मान अभी हम ज्ञात किए थे, 10⁻² आया था। चुंबकीय क्षेत्र V 1.5 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर जाकर। यही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 खा पर। 3 खा हमको दे रखा है, नाभिक की त्रिज्या दे रखी है, इतने इतने से व्यक्त करके हैं। द्रव्यमान संख्या 1 दे रखी है जाकर, और r0 का मान दे रखा है। r0 का मान दे रखा है 1.2 × 10⁻15 मीटर, ये r0 का मान दे रखा है। पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व यानी रो की बात हो रही है, द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता। यानी ये कह रहा है कि रो का मान है द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है, यानी इस पर निर्भर नहीं करे, यानी रो वाले सूत्र में जाकर a नहीं दिखना चाहिए हमको, ये कह रहा है। ठीक, सुनते हैं ध्यान से। r बराबर r0 a⁻1/3, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। नाभिक का घनत्व जो होता है, देखिए m बराबर होता है v × रो। यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो m/v हो जाएगा। तो यहीं लिखे हैं रो बराबर हो जाएगा m/v जाकर। अब m ऐसा ही रहने दीजिए क्योंकि नाभिक का द्रव्यमान है जाकर। ठीक, v होता है आयतन। अब नाभिक कैसा होता है, गोल। नाभिक जब गोल होगा यानी गोला होता है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ हो जाएगा जाकर। 3 डिवाइड में है, ऊपर भेज दीजिए, तो 3m/4 पाई r³ हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल दिए इसे। यदि न्यूक्लियानों का औसत द्रव्यमान, न्यूक्लियानों का मतलब जो नाभिक में है, उनका औसत द्रव्यमान मान लिए स्मॉल एम जाकर है। ठीक, तथा नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है, कैपिटल A। फिर ध्यान सुन लीजिए, पहले नाभिक में न्यूक्लियन जो है उपस्थित है, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, उनका औसत द्रव्यमान स्मॉल m मान लिए, तथा नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है, कैपिटल A है जाकर। तो अगर हम नाभिक का कुल द्रव्यमान निकालें तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m × A जाकर। देखिए स्मॉल m का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या का योग कितना है, A क्या है, द्रव्यमान संख्या है। जब दोनों की गुणा कर देंगे तो नाभिक का हमको कुल द्रव्यमान मिल जाएगा जाके, कुल द्रव्यमान मिल जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए n + p, ये कितना है, 2 जाकर, और द्रव्यमान संख्या A बराबर कितनी दे रखी है, यहाँ भी 2 रखी है, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर किया है, न्यूक्लियानों का औसत द्रव्यमान स्मॉल m,
ए क्या है? द्रव्यमान संख्या, दोनों की गुणा कर दीजिए, हमको मिल जाएगा नाभिक का कुल द्रव्यमान जाकर। कैपिटल एम का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते, रखेंगे तो रो बराबर हो जाएगा 3 स्मॉल एम इंटू में कैपिटल ए अपान में 4 पाई, नीचे आ रहा था आर की पावर 3 और आर का हमको एक संबंध दे रखा है सवाल में, आर बराबर r0 ए की पावर में 1/3। इसको इस आर की जगह पर उठाकर रखते हैं। देखें r0 ए की पावर 1/3 और पावर में 3 रखती है। 3m ए ऐसा रहने दीजिए, 4 पाई रहने दीजिए। ये 3 किसके ऊपर जाएगा? r0, तो r0 पावर 3 हो जाएगा। ये 3 किसके साथ आएगा? इसके साथ भी, तो ये 3 भाग में है, ये 3 गुणा में कट जाएगा, केवल बचेगा ए से ए काट दीजिए। जब ए से काट देंगे तो रो बराबर हो जाएगा 3 स्मॉल एम अपान में 4 पाई r0 पावर 3 जाकर। यहाँ कहीं हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या एक ही बात नहीं हो रही, कहीं है नहीं सूत्र में, यानी स्पष्ट हो जाता है कि घनत्व जो ए है, घनत्व रो है वो द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। घनत्व रो है वो द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये भी सिलेबस में नहीं है, 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, और 3 घा ये भी सिलेबस में नहीं है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जाकर। क्वेश्चन नंबर 4 का से डिस्कस करना शुरू करते हैं। दिया गया है बोहर परमाणु मॉडल के आधार पर, यानी बोहर का परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध करना है कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल, यानी परमाणु की स्थायी कक्षाओं में, भाई बोहर ने क्या कहा था? परमाणु केवल कुछ ही स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं, कुछ ही कक्षाओं में घूमते हैं जिनको हम स्थायी कक्षाएं कहते हैं जाकर, और स्थायी कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो उन्हीं स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल T बताया गया है। मुख्य क्वांटम संख्या या फिर कक्षा की क्रम संख्या को लिखते हैं स्मॉल n से, के घन के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी सिद्ध करना है T समानुपाती n की पावर में 3, ये हमको सिद्ध करना है। ये क्या है? परिक्रमण काल। ये है मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षा की क्रम संख्या की पावर 3 कर दीजिए, अनुक्रमानुपाती है। देखते हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक स्थायी कक्षा में घूमता है जाकर। ठीक, हाइड्रोजन सदृश परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में घूमता है, ये मान लिए। माना स्मॉल ई, स्मॉल एम तथा वी इलेक्ट्रॉन के क्रमशः पहले आपको आवेश दिया है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा वेग दिया गया है। तब स्थायी कक्षा की त्रिज्या Rn, Rn का मतलब n भी स्थायी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? तो Rn का सूत्र याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। Rn बराबर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई, इस तरह से याद कर लीजिए, m पाई जेड ई स्क्वायर, याद करने में आसानी हुई। तो Rn बराबर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान में m पाई जेड ई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 डाल दी, ये Rn आ गया है। अब nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग का सूत्र देखते हैं। तो Bn बराबर होता है जेड ई स्क्वायर अपान में 2h एप्सिलॉन नॉट और इनटू में आ जाएगा 1 अपान में n। समीकरण नंबर 2, ये वेग का भी सूत्र याद कर लीजिए, सवाल भी इससे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जेड ई स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2h एप्सिलॉन नॉट और इनटू में ही n हो जाएगा। यहाँ 1 अपान n लिख दिए, चाहे तो डिवाइड में n लिख सकते हैं। अब परिक्रमण काल T बराबर होता है, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल जाकर। जब एक चक्कर पूरा करेगा तो दूरी होगी परिधि की लंबाई के बराबर, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। nवीं कक्षा है इसलिए Rn हो गया है। नीचे वेग कितना होगा? Vn हो जाएगा, मान उठा के रख देते हैं। 2 पाई
आर एन का मान होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये लगा दिए हैं, वी एन का मान ये लगा दिए हैं। ये n डिवाइड में है, ये चला जाएगा ऊपर, तो n की पावर 2 एक ये है, एक ये हो जाएगा, तो हो जाएगा n की पावर 3 जाकर। अब ब्रैकेट में आएगा 4h की घात 3 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर m e की पावर में 4 जाकर। तो देख रहे हैं ये सब कांस्टेंट वैल्यू, देखिए 4 भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, z भी किसी भी परमाणु के लिए फिक्स होगा, m भी फिक्स और e भी फिक्स होगा जाकर। तो बाहर क्या बचा, n की पावर में 3। जब कांस्टेंट है तो इसको हटा सकते हैं, इसके लिए समानुपाती का चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं, तो समानुपाती चिन्ह लगा लिया है जाकर। तो हो जाएगा t इसके लिए समानुपाती n की घात 3 है, n की घात 3 ऐसी रहने दीजिए। अब देखें जो हमको सिद्ध करना था वही आ गया है, अतः इससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल t, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण काल t मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है, n के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यही सिद्ध करना था। संख्या 4 खा यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 के सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 गा को देखते हैं। चांदी का कार्यफलन यानी W दे रखा है हमको 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 100 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान दे रखा है, परावैगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है, तब निरोधी विभव का मतलब क्या है, V0 का मान दे रखा है, कितना है 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। जब 200 नैनोमीटर के प्रकाश को डाला जाता है, यानी फिर दूसरी तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तब निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए, यानी V02 का मान ज्ञात करना है। देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, क्या क्या ज्ञात करना है। कार्यफलन W दे रखा है, लैम्डा वन दे रखा है 100 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 100 गुणा 10 की घात -9 मीटर हो जाएगा। नैनोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10 की घात -9 से गुणा कर देते हैं। V01 यानी निरोधी विभव दे रखा है लैम्डा वन के लिए, तो बन के लिए दिया है लैम्डा वन के लिए, तो यहाँ 1 लगा लेते हैं। 7.7 वोल्ट दे रखा है। लैम्डा 2 आपको दे रखा है 200 नैनोमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लिए हैं, ठीक। V02 यानी लैम्डा 2 के लिए पूछा गया है V0, तो V02 ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से जाकर देखते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है। EV0 बराबर में hc/, में लैम्डा माइनस का W होता है। फिर ध्यान सुन लें, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, EV0 बराबर hc/, लैम्डा माइनस का W। अब पहले लैम्डा 1 के लिए रखेंगे, तो देखिए E आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V0 की जगह V0 1 हो जाएगा, बराबर hc/, लैम्डा 1 हो जाएगा। अब W फिक्स होता, देखिए फिर ध्यान सुनिए, किसी एक धातु का कार्यफलन नियत होता है, धातु तो नहीं बदली, धातु तो चांदी ही है, तो उसके लिए पहली स्थिति में भी W रहेगा, दूसरी स्थिति में भी W रहेगा, क्योंकि दूसरी स्थिति में भी चांदी ही है, चांदी का ही पृष्ठ है जाकर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। लैम्डा 2 के लिए आते हैं, लैम्डा 2 के लिए आते हैं। लैम्डा 2 के लिए हो जाएगा EV2 बराबर में hc/, लैम्डा 2 माइनस का W, समीकरण नंबर 2। नीचे पहले को लिख लेते हैं, दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों माइनस कर लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, E कॉमन निकाल दीजिए, तो V02 माइनस का V0 1 हो गया, बराबर में hc कॉमन हो जाएगा, तो चाहे अभी अगली लाइन में निकाल लेंगे, तो हो जाएगा hc/, में लैम्डा 2, ये ऊपर है, और माइनस का hc/, में लैम्डा 1।
और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये दो W से W कट जाएगा जाकर। ई यहाँ पर गुणा में है, इधर भेज देंगे भाग में हो जाएगा, यानी HC अपान में ई, बाकी ये रहेंगे। सब मान को रखते हुए हल करते चले जाएंगे। ये सब यहाँ तक हल करेंगे तो आ जाएगा V02 माइनस B01 बराबर में आ जाएगा माइनस का 6.1875 जाकर, माइनस का 6.1875। अब हमको मान किसका दे रखा है, V01 का मान हमको दे रखा है, तो यह माइनस का इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा V02 बराबर माइनस का 6.1875 प्लस में V01 हो गया। V0 का मान कितना है, 7.7 रख दिए हैं, तो V02 बराबर हो जाएगा प्लस 1.51 वोल्ट। यही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 घ पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, कई सेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना है। यानी बायो-सेवर्ट नियम की सहायता लेनी है, कुंडली एक लेनी है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का या चुंबकीय क्षेत्र का हमको सूत्र प्राप्त करना है। बहुत आसान है, देखते हैं। एक कुंडली बना ली हमने इस तरह की, जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ऊपर की ओर मान लिया है और इसकी परिधि पर कोई छोटा सा अवयव कितना मान लिया है, क्रोनिकल डेल्टा L जाकर है। इस डेल्टा L के कारण पहले हम इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक। जब निकल जाएगा फिर पूरी कुंडली की परिधि के कारण निकालेंगे, तो परिधि हो जाएगी 2 पाई इंटू a जाकर बाद में आंसर आ जाएगा। देखते हैं, माना एक तार a मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया। यानी माना एक तार ले लिया हमने, a मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ दिया। लूप मतलब एक रिंग बना दिया है, रिंग के रूप में उसे मोड़ दिया गया है, तथा उसमें स्मॉल I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये भी ध्यान बता दिए हैं। माना लूप अनेक लघु अवयवों से मिलकर बना है। मान लिए हम कि लूप है वो अनेक लघु अवयवों से मिलकर बना है। अवयव डेल्टा L के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट नियम से ज्ञात करते हैं, ठीक। तो डेल्टा B बराबर हो जाएगा म्यू0 अपान में 4 पाई I डेल्टा L, वहाँ क्या होता है IL, L की जगह यहाँ पर डेल्टा L है क्योंकि डेल्टा L दिया गया है, साइन थीटा अपान में a स्क्वायर जाकर, साइन थीटा अपान में a स्क्वायर है। अब थीटा को देख लेते हैं, थोड़ा समझे ध्यान से। ये वाली लाइन त्रिज्या को प्रदर्शित करती है, ये वाली लाइन, ये, और ये आपका है अवयव की लंबाई। तो त्रिज्या और अवयव की लंबाई के बीच ये वाला कोण देखें, ये वाला कोण कितना आएगा 90 डिग्री, यानी ये त्रिज्या है, ये अवयव वाली लाइन है, तो दोनों के बीच कोण कितना है 90 डिग्री जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो डेल्टा B बराबर हो जाएगा म्यू0 अपान में 4 पाई I dl अपान में a स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिए। अब देखते हैं, पूरे लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो पूरे लूप के कारण समेशन का चिन्ह लगा दीजिए इस पर जाकर। अब देखिए समेशन का चिन्ह उसके साथ जाता है जिसमें परिवर्तन होता है। तो म्यू0 में कोई परिवर्तन नहीं, बाहर निकल गया, 4 पाई में कोई परिवर्तन नहीं, बाहर निकल गया, I में कोई परिवर्तन नहीं, बाहर निकल गया, a स्क्वायर त्रिज्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बाहर निकल गया। परिवर्तन किस में होगा डेल्टा L में, तो समेशन का चिन्ह जाएगा डेल्टा L के पास जाकर, ठीक। अब समेशन डेल्टा L का मतलब होता है पूरी परिधि
और पूरी परिधि होती है 2 पाई a जाकर, यानी लूप की परिधि हो जाएगी। ठीक, मान रख दीजिए। तो b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई i अपान में a स्क्वायर, समेसन डेल्टा एल की जगह क्या रख देंगे 2 पाई a जाकर, पाई से पाई कट गया है, 2 से इसको काट लीजिए 2 आ जाएगा और a से एक a कट गया है। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट i अपान में 2a, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट i अपान में 2a न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये लूप के कारण है। अब कुंडली चाहिए होगी, तो कुंडली में मान लिया हमने फेरों की संख्या कितनी, कैपिटल n है। हाँ, यदि तार n फेरों की कुंडली के रूप में हो, यानी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो तार की n हो, तब b बराबर म्यू नॉट n i अपान में 2a, केवल n से गुणा हो जाता है, कुछ नहीं। ये प्रश्न संख्या 4 डा दे रखा है, धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर हैं तथा 4 सेंटीमीटर। 2 गोले दे रखे हैं, एक का व्यास 6 सेंटीमीटर है, सॉरी पूरा व्यास की बात हो रही है, और दूसरे का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है, इसको भी B1 दिया है और इसको भी मान लीजिए B है और इसको भी हम दे रहे हैं। ठीक, समान विभव तक हम आवेशित कर रहे हैं जाकर। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना है, आवेशों के पृष्ठ घनत्व का अनुपात में ज्ञात करना है, सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर सुन लीजिए, एक और एक दो गोले हमको दे रखे हैं जाकर, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है व्यास। ठीक, मान लीजिए इसका विभव B1 है और इसे विभव B2 तक आवेशित करते हैं। आवेश पहले वाले पे Q1 है, दूसरे वाले पर Q2 है। जब समान विभव तक आवेशित करेंगे तो B1 बराबर B2 कर देंगे, जाके आंसर आ जाएगा। देखते हैं, बहुत आसान। अब देखिए व्यास दिया गया है तो त्रिज्या बना लेंगे, तो R1 बराबर 3 सेंटीमीटर, R2 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, पहले गोले के कारण विभव निकाल लेंगे, तो B1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान में R1, ये पहले गोले के कारण विभव है जाकर। ठीक, ऐसे ही दूसरे गोले के कारण विभव निकालेंगे, तो B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान में R2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया समान विभव तक आवेशित किया जाता है, यानी B1 बराबर में V2 है, तो B1 बराबर B2 है, दोनों बराबर कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, Q1 अपान में R1 बराबर में Q2 अपान में R2 हो जाएगा, तो Q1 अपान में R1 बराबर में Q2 अपान में R2। अब Q2 चला जाएगा डिवाइड में, अब Q1 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो Q1 अपान में Q2 बराबर हो जाएगा R1 अपान में R2। ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ ले आइए, तो इतना आ जाएगा। अब आते हैं पृष्ठ घनत्वों के अनुपात पर। हम बताए थे पृष्ठ घनत्व को लिखते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2 बराबर में Q1 अपान में A1। देखिए पृष्ठ घनत्व क्या होता है, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही हम पृष्ठ घनत्व कह देते हैं। यानी अगर हम आवेश को घनत्व, यदि हम आवेश को क्षेत्रफल से भाग दे दें, तब जो हमको मिल जाएगा वही पृष्ठ घनत्व होगा। तो आवेश को यहाँ भी क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, आवेश को यहाँ भी क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो यहाँ A1 यहाँ पर A2 हो जाएगा। ठीक, तो ये Q1 रहेगा। अब गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R1 स्क्वायर, ऐसे 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो यहाँ बचेगा Q1 अपान में Q2, Q1 अपान में Q2 हो जाएगा। R2 स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर नीचे R1 स्क्वायर। ठीक, अब हम Q1 अपान में Q2 का मान क्या निकालें, R1 अपान में R2, उठा के यहाँ रख देंगे। यहाँ पर देखिए Q1 अपान Q2 था, इसकी जगह रख दिए R1 अपान में R2, R2 स्क्वायर अपान में R1 स्क्वायर ये दे रखा था, ऐसे ही रहने। R1 से R1 कट जाएगा, R2 से R2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा R2 अपान में R1 जाकर।
अब R2 का मान कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, R1 का मान 3 सेंटीमीटर। तो सिग्मा 1 में सिग्मा 2 बराबर में 2/3 जाकर, या फिर सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर में 2/3 हो जाएगा। यही आंसर है।